एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का 5th चैप्टर, जो कि आता है आपका फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसमें हमने स्टडी किया कि लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, फुल डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका, कंपेयर करना है हमें किसके बीच में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में। जैसे कि आप स्ट्रक्चर देखते हो, ये है प्लांट सेल का और ये आता है आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं। जो प्लांट सेल होता है वो लार्ज होता है। अब देखिए एनिमल, देखिए हम हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में आते हैं। और देखिए प्लांट्स को, देखिए प्लांट्स बड़े होते हैं ना ह्यूमन से, तो प्लांट सेल का साइज भी बड़ा होता है और इसका स्मॉल होता है। और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट जबकि एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्ट करती है। देखो प्लांट सेल है, ये क्या होता है, बाहर होता है, हमारे घर के अंदर थोड़े उगाते हैं, बाहर रहता है। तो ये हर टाइप के एटमॉस्फेयर में, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, सब कुछ हैंडल करता है। तो इसमें सेल वॉल होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है, इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा होता है और एनिमल सेल में प्लाज्मोडेस्मेटा अब्सेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्या करेगा, इसमें क्लोरोफिल होता है जो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। एनिमल तो खुद बनाते नहीं है खाना, ये तो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होता है। वैक्यूल प्लांट सेल में लार्ज होता है, देखिए वैक्यूल लार्ज है और इसमें क्या होता है, स्मॉल साइज का होता है। देखिए कितना स्मॉल है, ठीक है, कंपेयर टू प्लांट सेल के। ऐसा क्यों होता है, वैक्यूल होता है वो प्रोटेक्ट करता है प्लांट को, और प्लांट क्या है, अभी डिस्कस किया कि बाहर होता है। ठीक है, फिर टोनोप्लास्ट प्रेजेंट अराउंड द वैक्यूल, और एनिमल सेल में टोनोप्लास्ट अब्सेंट होता है क्योंकि वैक्यूल ही स्मॉल साइज का होता है। सेंट्रियोल अब्सेंट एक्सेप्ट मोबाइल सेल लोअर प्लांट। ठीक है, सेंट्रियोल अब्सेंट होता है और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट पेरिफेरी ऑफ द सेल, और ये क्या होता है, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है क्योंकि ये पूरा रोल करता है। ठीक है, लाइसोसोम रेयर होता है इसमें प्लांट सेल में, लाइबोसोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट सेल है, स्टोरेज मटेरियल, ठीक है, स्टार्च ग्रेन में स्टोरेज का काम करता है। एनिमल सेल में जो स्टोरेज मटेरियल होता है वो ग्लाइकोज ग्रेनुअल होता है। ठीक है, ये कंपेयर है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में। आप स्ट्रक्चर्स में भी देख सकते हो, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया ना, तो आप कंपेरिजन है इसका वो इजीली कर पाओगे। चैप्टर में हमने इसके बारे में फुल डिटेल में भी डिस्कस किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस बताना है। अब प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकैरियोटिक सेल क्या है, चलिए जानते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है, देखिए पिक्चर में देखिए, ये आता है प्रोकैरियोटिक सेल और ये आता है आपका यूकैरियोटिक सेल। देखिए क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल उनमें पाया जाता है जो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, जिनमें कम सेल्स होते हैं या एक सेल होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, उनमें पाया जाता है जिनमें मल्टी सेलुलर होते हैं। और प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस है वो पुअरली डिफाइंड, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोटिक में सारा रोल है वो न्यूक्लियस ही करता है, तो इसमें तो प्रेजेंट है। न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि ये है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपर्टस, साइटोप्लाज्म, ये सारी अब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक में क्योंकि सिंगल सेल है वो इतना फंक्शन नहीं करता। पर यूकैरियोटिक में सारी टाइप्स की सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक एग्जाम्पल जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एग्जाम्पल है आपके प्रोकैरियोटिक के। और यूकैरियोटिक के जैसे कि फंजाई, प्लांट सेल, एनिमल सेल, ये एग्जाम्पल है आपके यूकैरियोटिक के। इसमें भी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, स्ट्रक्चर आगे बनाने तो आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। देखते हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर एंड ब्रेक। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है, देखिए ये सेल है कोई, इसकी जो आउटर लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या करती है, ये देखो बाहर से कोई चीज़ अंदर आ रही है, अंदर से कोई चीज़ बाहर जा रही है, तो ये सारा मेंटेन करती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये रप्चर हो जाए, ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, तो जो इसका मटेरियल है
वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा ना। सेल है, सेल की चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी है। देखो बॉटल रखी है, बॉटल में अगर आप पानी डाल रहे हो, ठीक है, ये पानी है, अगर बॉटल टूट जाए तो पानी पूरा बिखर जाएगा। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए तो उसका अंदर का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा। तो देखो समझ गए ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो डिपेंड ऑन द सिचुएशन वो हर चीज़ को लेती है, जो उसको ज़रूरत है वो चीज़ टिक करती है, जो चीज़ को नहीं चाहिए होती वो उसको आउट करती है। तो ये होता है मेन फंक्शन। समझ गए? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, व्हाट वुड हैपन ऑफ द लाइफ ऑफ द सेल देयर इज ए नो गोल्जी अपैरेटस। अब देखो सेल है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइबोसोम, राइबोसोम, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है। अगर गोल्जी अपैरेटस नहीं हो, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं हो तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। देखिए जो आपका गोल्जी अपैरेटस है ये क्या काम करता है, ये करता है स्टोरेज के में काम आता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग एंड डिस्पैच का काम करता है, ठीक है। जो ईआर से जो सिंथेसिस होती हैं चीज़ें, उसको स्टोर, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग सारा काम कौन करता है, गोल्जी अपैरेटस करता है। अगर ये क्या होगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, तो ये का प्रोसेस नहीं होगा। ये देखो सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है और चीज़ों को, तो अगर ये होगा ही नहीं तो प्रोसेस ही नहीं होगा ना, वो काम कौन करेगा। अगर देखो क्लास में 5 बच्चे हैं, एक एक बच्चे को एक एक काम बांट दिया, अगर उनमें से एक बच्चा काम नहीं करे तो सबका काम बिगड़ जाएगा ना। तो वैसे ही गोल्जी अपैरेटस भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गए? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल्स कॉल्ड ए पावर हाउस ऑफ द सेल एंड क्यों बोलते हैं पावर हाउस, मतलब पावर किसके पास है, जैसे कि घर की पावर किसके पास होती है, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं, ये देखिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो क्या करता है, सिंथेसिस करता है एटीपी एनर्जी के लिए, ठीक है। और एक और बात, इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। एनर्जी का जो भी काम होता है, एटीपी एनर्जी जो पूरा प्रोसेस करने में हेल्प करती है, तो वो सब कुछ मेंटेन करता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। और इसका खुद का डीएनए भी होता है, एनर्जी सब कुछ होती है। तो एनर्जी के बिना तो आप काम ही नहीं कर सकते हो। खाना क्यों खाते हो, जब एनर्जी कम हो जाती है, एनर्जी कम के लिए आप खाना खाते हो। तो वही उसको सब कुछ मेंटेन करती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ये नहीं होगी तो वो काम तो होगा नहीं। समझ गए? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन आता है आपका, क्या आता है देखिए, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूट द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसिस। अब जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे लिपिड्स एंड प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, जिसको बोलते हैं ईआर। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। जो रफ एंडोप्लाज्मिक होती है उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक होती है उसमें लिपिड की सिंथेसिस होती है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब रफ में क्या फ़र्क है, रफ में फ़र्क होता है, देखिए ये रफ का आ गया, ये स्मूथ का आ गया। रफ में आ गया, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, देखिए दिख रहे हैं ना डॉट डॉट, तो ये राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या काम करता है, सिंथेसिस करता है लिपिड्स की, ठीक है, लिक्विड्स की, या आप बोल सकते हैं लिपिड्स की, ठीक है, लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। और आपका एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक क्या काम करता है, प्रोटीन की सिंथेसिस, ठीक है। मेम्ब्रेन यहाँ पे ठीक कर लेना, सेल मेम्ब्रेन। ओके, क्लियर हो गया। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन करते हैं। हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन देयर फूड। अमीबा कैसे ऑब्टेन करता है, देखो जो अमीबा है ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर। हमने किया ना, यूनिसेलुलर कौन से होते हैं, जिनमें सिंगल सेल होता है। तो वो सारा काम एक ही सेल से तो करेंगे, ऐसा तो नहीं वो किसी और को लेके आएंगे काम कराने के लिए। तो जो अमीबा है एक यूनिसेलुलर है, तो वो खाना कैसे ऑब्टेन करता है, देखिए जो ये है आपका अमीबा का स्ट्रक्चर है। जब इसको भूख लगती है तो क्या करता है, ये अपनी स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है कि उसमें कैप्चर हो जाए फूड, जिसको बोलते हैं प्सीडोपोडिया, और फूड को अंदर ले लेता है और खा लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, ठीक है।
क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, जिसमें अंदर को चीज ले ली, जब एक्सहेल कर दें तो उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये फर्क है, एक्सहेल होगा तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस मतलब यहाँ पे अमीबा की बात की है तो वो खाना खा रहा है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट 8 क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ऑस्मोसिस। हमने किया था ना, एक डिफ्यूजन के बारे में किया था और एक ऑस्मोसिस के बारे में किया था। डिफ्यूजन में हर टाइप की गैसेस एक्सचेंज होती है, हर चीज़ की होती है, बट जो ऑस्मोसिस है उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ऑफ ए वाटर। वाटर का डिफ्यूजन होता है कहाँ से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कहाँ से होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको ध्यान से देखना क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है आपका वो इसी से रिलेटेड है। क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या होती है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट टू ए हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से इसकी ट्रांसफर होती है। कहाँ से होती है, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूट मतलब स्मॉल अमाउंट। ठीक है, स्मॉल अमाउंट में लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट होगी, वो कहाँ को जाएगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो, याद रखना। देखो 2 बीकर है, इसमें सॉल्यूट माना इतना है, इसमें इतना है। ठीक है, सॉल्यूशन है, यहाँ पे सॉल्यूशन है माना, तो ये क्या होगा, सॉल्यूट अगर माना इतना है तो ये हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ चला जाएगा। ये प्रोसेस आता है आपका ऑस्मोसिस का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। ऑस्मोसिस अभी क्या, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट कहाँ ट्रांसफर होता है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन में। अब देखिए इसका एक्सपेरिमेंट कैसे होगा। Carry out the following osmosis experiment. Take a peel of a potato halves and scoop and one out of a make a potato cup. One of these potato cup should be made from a boiled potato. Put the each potato to rough containing water. अब देखो कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा कप। ठीक है, देखिए जैसे कि आपको पोटैटो है, इसको हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ कर दिया, इसको कप शेप में बनाया, जैसे कि इसमें सामान आ जाए, इस तरीके से इसको बीच से काटा। तो देखिए क्या क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा गया है, कीप कप ए एम्प्टी। जो कप बी है उसमें क्या डालोगे, टीस्पून शुगर। कप सी में डालोगे आप, क्या डालोगे, सॉल्ट डालोगे। एंड पुट 1 टीस्पून शुगर इन ए बॉइल्ड कप। ठीक है, कप डी में। एंड कीप ए 2 आवर देन ऑब्जर्व द। ठीक है, एक खाली रखा, एक में शुगर डाला, एक में सॉल्ट डाला, एक बॉयल किया पोटैटो उसमें छेद किया, उसमें सामान डाला। अब कुछ टाइम तक इसको ऐसे रखा गया। अब देखा गया कि किस साइड को ऑस्मोसिस हो रही है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई वाटर गैदर, ठीक है, इन द हॉलो पोर्शन ऑफ द बी एंड सी। बी एंड सी 2 पोटैटो हैं। ठीक है, जो एग्जाम्पल थे, एक में क्या था, शुगर सॉल्यूशन था, एक में सॉल्ट सॉल्यूशन था। उसमें क्या होगा, देखो वाटर ऑक्यूपाई द हॉलो पोर्शन बी एंड सी डिफरेंट इन द वाटर कंसंट्रेशन ऑब्जर्व, therefore end osmosis occur act as a semi permeable membrane। ऑस्मोसिस हुई, एंड ऑस्मोसिस मतलब अंदर को लिया, जो शुगर सॉल्यूशन था और सॉल्ट सॉल्यूशन। समझ गए, ठीक है, समझ गए ना कि क्या हुआ, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूट से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा। फिर why is potato a necessary for the experiment। ए क्यों एक्सपेरिमेंट के लिए देखो, अब देखो एक पोटैटो था, आपने उसको कप शेप में उसको स्पेस दिया कि उसके अंदर आप सॉल्यूशन डाल सके। अगर यही नहीं होगा तो आप एक्सपेरिमेंट ही कैसे करोगे। तो ए पोटैटो है वो तो नेसेसरी है। ठीक है, उसमें बोला था ना कि कप ए लो, वो एम्प्टी था, वो ज़रूरी है, उसी से तो एक्सपेरिमेंट होगा। टेबल स्पून भी ले लोगे आप, ठीक है, और सॉल्ट का टीस्पून भी ले लोगे, वो क्या करोगे जब आपके पास एक्सपेरिमेंट के लिए कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन ए हॉलो आउट ऑफ पोर्शन ए एंड डी। ठीक है, अब डज नॉट गैदर, अब इसमें बात की गई है
इसमें कोई चेंज क्यों नहीं हुआ है ए में या डी में? देखो ए में है डज नॉट शो एनी चेंज वाटर फ्लो कंसंट्रेशन ऑस्मोसिस, क्योंकि उसमें कुछ डाला ही नहीं था, वो एम्प्टी था। और डी में भी क्यों नहीं हुआ? डी में क्या लिया था याद करो, वो बॉइल्ड पोटैटो लिया था, और जो बॉइल्ड पोटैटो था वो डेड हो गया था, कप डी डेड हो गया था, इसलिए वहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। और कप ए तो एम्प्टी था, उसमें तो प्रोसेस हुआ ही नहीं। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर, क्वेश्चन जो आता है आपका, विच टाइप ऑफ ए सेल डिवीजन रिक्वायर्ड टू ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। देखिए अब देखिए, जब आपको क्या होता है, रिपेयर होती है, कोई चीज़ ब्रेक हो रही है आपकी, टूट कट लग रहा है, रिपेयर हो रहा है ना, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है और नया जेब भी बनता है। तो इसमें कौन कौन से टाइप्स की डिवीज़न होती है? देखिए हमने स्टडी किया था चैप्टर में, 2 टाइप्स ऑफ डिवीज़न होती है। कौन कौन सी? माइटोसिस एंड मियोसिस। जो माइटोसिस होती है, जैसे कि आपको कट लग गया तो वहाँ पे रिपेयर हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो वहाँ पे माइटोसिस टाइप की क्या होती है? सेल डिवीज़न होती है। और जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, नया जीव, ठीक है, न्यू जनरेशन, ठीक है, बनना हो तो क्या होती है? वहाँ पे मियोसिस टाइप की डिवीजन होती है। समझ गए? 2 टाइप्स ऑफ ए डिवीजन, कौन कौन सी? माइटोसिस एंड मियोसिस। देखिए माइटोसिस है, उसमें क्या होता है, माना ये क्रोमोसोम है, ठीक है, 2 क्रोमोसोम ले लिए, तो ये ब्रेक हुआ तो ये इक्वल डिवीजन में कट जाएगा, मतलब एक बना और ये, ठीक है, इस टाइप से ये टूटेगा। और जो आपकी मियोसिस है, मियोसिस में जैसे कि 2 लिए आपने, तो ये पहले तो 2 में डिवीज़न होगी, ठीक है, एक एक सिंगल पूरा। अब देखिए ये ले लिया, यहाँ पे यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। देखिए ये ले लिया, तो ये पहले तो क्या है, 2 क्रोमोसोम्स एक एक कन्वर्ट हो गया, फिर ये क्या हुआ, इसकी डिवीज़न होगी, मतलब अलग अलग पार्ट में ये कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ? देखिए 2 फिर 2 थे लिए हमने, फिर ये बन गया, ठीक है, क्लियर हो गया। एक एक इसके क्या हो गए, 2 पार्ट्स हो गए, ठीक है, समझ गए? तो ये थी मियोसिस और ये थी माइटोसिस, जिसमें एक ही डिवीज़न होगी, और मियोसिस में मियोसिस 1 एंड 2 होती है। क्लियर हो गया? और एक्सरसाइज के आपके 10th ही क्वेश्चन थे। इसके साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।